नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आज आप सभी को पता है कि हमारा जो कल का क्लास हुआ था वो थानेश्वर के जो वर्धन वंश थे उनके ऊपर जो है वो हमारी क्लास हुई थी। यानी कि जो थानेश्वर का वर्धन वंश था हमने उसके ऊपर जो है अपनी चर्चा करी थी। और आज हम देखेंगे हमने जो कल की क्लास थी उसमें हमने हर्षवर्धन तक का, यानी कि आप देखेंगे कि जो राजवर्धन थे उसके पहले जो प्रभाकर वर्धन थे हमने उनके बारे में देखा था। उसके बाद राजवर्धन के बारे में देखा था और राजश्री का और कह सकते हैं कि हर्षवर्धन का एक जो मिलन था हमने वहां तक का जो है वो इतिहास कल देखा था। और आज हम उसके आगे का जो है वो इतिहास, यानी कि हम आज जो है वह हर्ष के ऊपर जो है हर्षवर्धन के ऊपर जो है वो अपनी क्लास करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन है वो कल का ही कह सकते हैं कि जो दूसरा पार्ट जो हमारा कल का रह गया था आज वो हमारा उसके आगे का दूसरा पार्ट जो है वो हम रखेंगे। यानी कि आज का जो हमारा सेशन है वह थानेश्वर का वर्धन वंश है। आज हम हर्ष के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। कल हमने राजश्री के बारे में देखा था, तो एक अगर आपको न समझ आए हो तो हम एक बार उसका जो है वो फिर से जो है वो कह सकते हैं कि एक बार देखने का जो है वो प्रयास करेंगे। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हर्ष के पिताजी थे, यानी कि जो हर्ष के पिता थे, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें प्रभाकर वर्धन देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो प्रभाकर वर्धन थे उन्होंने जो है हर्ष के जो पिताजी थे वो प्रभाकर वर्धन थे और उनकी जो पुत्री थी वो थी राजश्री। राजश्री का जो विवाह है वो मैथिली वंश के शासक जो देवगुप्त कह सकते हैं कि ग्रहवर्मा थे उनके साथ हुई थी। और जो ग्रहवर्मा थे वह जब अब मैथिली वंश में शासन कर रहे थे तो देवगुप्त नामक एक शासक ने जो है वो उनकी जो है वो हत्या कर दी। और उनकी हत्या करने के बाद जो है वो राजश्री यानी कि हर्ष की बहन को ले जाकर के कन्नौज में जो है वह कन्नौज के एक कारागार में जो है वो डाल दिया। वहां से ऐसा कई स्रोतों में हमें देखने को मिला है कि वहां से वह जो है किसी प्रकार से जो है वो भाग जाती हैं, वहां से बच के जो है वो निकल जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रभाकर वर्धन थे इनके बाद जो है वो राजवर्धन जो थे वह शासक बनते हैं। जो राजवर्धन यानी कि हर्ष के जो बड़े भाई वो थानेश्वर के शासक बनते हैं। तो वह जो है जब उनको यह समाचार मिलता है कि उनकी बहन को कन्नौज में जो है वो कैद कर लिया गया है तो वो अपनी सेना को लेकर जाते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। तो हमने ऐसा देखा था और जो देवगुप्त थे उनको मार डालते हैं। लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम था सासांग। वो गौड़ देश यानी कि बंगाल का जो है वह शासक था। गौड़ देश बंगाल का शासक था सासांग। वो जो था उसने कह सकते हैं कि इनके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि युद्ध हुआ। इस युद्ध में इन्होंने छल का जो है वो साथ लिया। छल के साथ जो है वो इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया और राजवर्धन को जो है वो मार डाला। तो जब हर्ष को यह समाचार मिलती है कि राजवर्धन जो है वो मारे जा चुके हैं, उनकी बहन जो राजश्री है वो कह सकते हैं कि कारागृह में है। तो वह न चाहते हुए भी जो है वो राज्य को संभालते हैं और राज्य को संभालने के बाद जो है वह कह सकते हैं थानेश्वर के जो है वह शासक के रूप में बन जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि 606 ईस्वी में कहा जाता है कि 606 ईस्वी में जो हर्ष है उन्होंने इनका जो है वह शासन हमें देखने को मिल जाता है। तो हर्ष जाते हैं, आप देखेंगे जो सासांग थे यानी कि हर्ष जो है वो सासांग के पास जाते हैं और सासांग को जो है वो मारते हैं और अपनी बहन को जो है वो ले आते हैं और खोजते हैं, ले आते हैं। तो इस बात का जो हमें वर्णन है वो हमें कह सकते हैं बाण भट्ट का जो हर्ष चरित्र है हमें उसमें इस सभी चीजों का जो है वो वर्णन देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे हर्ष के बारे में, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने राजश्री तक का जो है वो शासन काल देख लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक हेंग सांग नामक हमें चीनी यात्री जो देखने को मिलते हैं उन्होंने ऐसा अपने लेखों में ऐसा बताया है, वर्णन किया है कि जो सीक्यू की में जो है सीयू की में जो है उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि जो हेंग सांग थे और कह सकते हैं कि जो हर्ष थे और उनकी बहन राजश्री जो है वो कन्नौज में एक साथ रह के जो है वो शासन करते हैं। तो ऐसा वर्णन हम लोग उनका देखने को मिल जाता है। तो हमने कल इनके बारे में जो है वो बात करी थी, तो आज हम जो है वो हर्ष के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे, यानी कि हर्षवर्धन के ऊपर हर्षवर्धन हर्षवर्धन के ऊपर जो है अपनी चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे 606 ईस्वी से 647 ईस्वी 47 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो हमें हर्ष का देखने को मिलता है, यानी कि हर्षवर्धन का देखने को मिल जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी थानेश्वर से राजधानी जो है वो हस्तांतरित करी थी
कन्नौज में, और कन्नौज को एक कह सकते हैं कि एक मुख्य जो है वो केंद्र बनाया था। आप देखेंगे कि इसी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश जो है वह भाग लेते हैं। किसी प्रकार से हमें इनके अब देखेंगे हम इनके ऊपर, हालांकि हमें त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पहले से ही क्लास अपने चैनल पे जो है वो कर रखी है, तो आप अगर चाहें उस क्लास को जो है वह देख सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हमें इनकी उपाधि देखने को मिलती है वह क्या देखने को मिलती है, यानी कि हर्ष की उपाधि। हर्ष की हमें जो उपाधि देखने को मिलती है सॉरी हर्ष की जो हमें उपाधि देखने को मिलती है, आप देखेंगे कि हर्ष की हमें एक महत्वपूर्ण उपाधि देखने को मिलती है जिसका नाम है मगध राज। मगध राज, मगध राज। यह उपाधि जो है वो जो मात्वा लीन हमें नामक एक कह सकते हैं चीनी यात्री देखने को मिलती है, तो उन्होंने ऐसा वर्णन दिया है कि इन्होंने 641 ईस्वी में इस उपाधि को जो है वो धारण किया था। 641 ईस्वी में इस उपाधि को जो है वो धारण किया था मगध राज की। जो मगध राज का उपाधि है उन्होंने 641 ईस्वी में जो है इसको धारण किया था। उसके बाद आपको बता दूं कि इनकी हमें एक और उपाधि जो है वो देखने को मिल जाती है। जो इनकी दूसरी हमें उपाधि देखने को मिलती है वह मिलती है भारतीय हातिम। भारतीय हातिम, ये जो भारतीय हातिम है यह बहुत ज्यादा जो है वो दान दिया करते थे। जो हर्षवर्धन थे ये बहुत ज्यादा दान दिया करते थे, धार्मिक कार्य किया करते थे, दानशीलता के कारण इनको जो है वो भारतीय हातिम जो है की उपाधि दी गई है। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है, यानी कि हमें इनकी क्रमशः दो उपाधियां जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है। इनकी दो उपाधियां हमें देखने को मिलती है और इनके ऊपर जो है वो हमें चर्चा जो है वो करने को मिलता है। तो हम देखेंगे इनकी हमें दो उपाधियां जो है वह देखने को मिल जाती है। एक महत्वपूर्ण हमें फैक्ट है वो देखने को मिलता है कि हर्ष का एक हाथी था, या कह सकते हैं कि गज था। हर्ष का एक गज था, हर्ष का एक हमें गज देखने को मिलता है। उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है दर्यशांत। हर्ष की गज का नाम दर्पर्यसात था। दर्पर्यसात हमें उसके जो हर्ष का नाम, हर्ष का जो गज था उसका जो हमें नाम है वह देखने को मिलता है, दर्पर्यसात हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इनके जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि हर्ष के बारे में जो हमें अभिलेखीय स्रोत देखने को मिले हैं, कैसे पुरातात्विक स्रोत देखने को मिले हैं, इनके सिक्के देखने को मिले हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वो चर्चा कर लेंगे ताकि आपको जो है वो सटीक जो है वो जानकारी मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्ष के जो हमें सिक्के देखने को मिले हैं, हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि सबसे पहले देखेंगे हर्ष के अभिलेख। तो यहाँ पे मैं एक जो है वो पॉइंट नोट कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा। अभिलेख, हर्ष के अभिलेख। हर्ष के जो अभिलेख हमें देखने को मिले, यानी कि आप देखेंगे जो हर्ष के हमें अभिलेख देखने को मिले हैं वो दो देखने को मिले हैं। ये ताम्र लेख है ऐसा कहा जाता है। तो आप पहले इनके बारे में एक छोटी सी जो बातें हैं उसको नोट कर लें कि हर्ष के ताम्र अभिलेख मिले हैं। ताम्र अभिलेख मिले हैं, इनकी जो हमें भाषा देखने को मिली है, आपको बता दूं कि इनकी जो हमें भाषा देखने को मिली है, यानी कि जो लिपि है वो ब्राह्मी है और जो भाषा है वो संस्कृत है। तो आप इसको जो है एक पॉइंट के रूप में जो है वो नोट कर लीजिएगा कि जो लिपि है, लिपि जो है वो ब्राह्मी है, और भाषा जो है वो संस्कृत है। संस्कृत है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमें जो इनके क्रमशः दो अभिलेख देखने को मिलेंगे उसमें जो है हमें ये सारी बातें जो है वो मेजर फैक्ट के रूप में जो है वह देखने को मिल जाएगी। हमें जो पहला अभिलेख है इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो वसाड़ का अभिलेख, यानी कि आप देखेंगे कि वसाड़ का अभिलेख जो है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कह सकते हैं कि घेड़ा का अभिलेख, बसगेड़ा का अभिलेख, बस घेड़ा का
घेड़ा का अभिलेख, अभिलेख यह स्थित अगर आपको बता दूं तो एक हमें शाहजादापुर देखने को मिलता है, शाहजपुर, शाहजहांपुर, यह शाहजहांपुर, जहांपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी के कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यूपी कि उत्तर प्रदेश में जो है वह स्थित है। आपको एक बात और आपको बता दूं कि इसी अभिलेख में जो है वो हर्ष के हमें हस्ताक्षर देखने को मिल गए, यानी कि एक पॉइंट इसके बारे में पहले नोट कर लीजिएगा। इस अभिलेख में, इस अभिलेख पर ये ताम्रलेख है, इस ताम्रलेख पर हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। हस्ताक्षर जो है वो हमें प्राप्त होता हुआ देखने को मिल जाता है, यानी कि जो हस्ताक्षर है वो हमें प्राप्त हुआ था, ऐसा वर्णन जो है वो हर्ष के बारे में जो है हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दो कि इसी पे जो है वो हर्ष ने एक जो है वो अपनी संवत चलाई थी, आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा नोट पॉइंट में कि हर्ष ने अपने कह सकते हैं राज्याभिषेक के समय है एक संवत जो है वो चलाई थी, तो उसमें हमें उसका वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। हर्ष ने जो संवत चलाई थी, यानी कि आप तिथि की बात करें तो जो तिथि थी, जो हमें तिथि देखने को मिलती है वो 22 संवत, यानी कि हर्ष के संवत की 22वीं संवत, हर्ष संवत वत 22, और अगर हम इसका अगर मूल्यांकन करें तो वो हमें 628 ईस्वी देखने को मिल जाता है, 628 ईस्वी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में जो है वो बात करी। अब हम देखेंगे जो हमें दूसरा अभिलेख देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि दूसरा हमें अभिलेख जो देखने को मिलता है वो मधुबन, कह सकते हैं कि मधुबन जो है वो लेख है, यानी कि मधुबन लेख है। तो दूसरा जो हमें लेख देखने को मिलता है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है मधुबन लेख। मधुबन लेख की अगर हम तिथि की बात करें, सबसे पहले अगर हम तिथि इसकी देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह 25 संवत, यानी कि हर्ष के जो संवत हमें देखने को मिलते हैं 25 संवत, और आंकलन करें तो 631 ईस्वी। हर्ष संवत की अगर बात करें तिथि, हर्ष संवत, हर्ष संवत 25, और इसका आंकलन करें तो हमें इसका जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 631 ईस्वी जो है वह देखने को मिल जाता है, यानी कि आप देखेंगे 631 ईस्वी इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, 631 ईस्वी इसका जो है वो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, यानी ये मधुबन जो लेख है इसका हमें जो तिथि है वह देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो यूपी के यह मऊ में स्थित है, यह यूपी के स्थान यह यूपी के मऊ में, यानी कि मऊ यूपी में जो है वह स्थित है, मऊ यूपी में जो है यह स्थित हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे अभिलेख के जो कह सकते हैं अभिलेख के साथ हमने देखे कि इनके दो अभिलेख जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसको ताम्रलेख कहा जाता है। इसकी जो हमें भाषा देखने को मिलती है, कह सकते हैं भाषा तो संस्कृत हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो लिपि है वो हमें ब्राह्मी लिपि जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि बस घेड़ा का जो अभिलेख है इसी पे जो है वो हमें हर्ष के जो है वो कह सकते हैं कि हस्ताक्षर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि अगर हम आगे बात करते हैं इनके सिक्कों के बारे में, तो अगर हम इनके सिक्कों को देखते हैं, हर्ष के सिक्के, हर्ष के सिक्के की अगर हम बात करें इसमें हमें लगभग 5 जो है वो सिक्के देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर हम हर्ष के अगर सिक्कों की बात करें तो वो 5 जगहों से हमें मिले हुए सिक्के देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमें पहला सिक्का देखने को मिलता है
वह नालंदा से मिला हुआ है, नालंदा से मिला हुआ है। यह मिट्टी का सिक्का था, यानी कि आप देखेंगे कि यह कहा जाता है मिट्टी या मृद मुंडा का जो है वो सिक्का हमें देखने को मिलता है। यह मिट्टी का सिक्का था। यह मिट्टी का सिक्का हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इनके बारे में ऐसे कई बात जो है वो देखने को मिलती है जो हमें नालंदा से जो है वो प्राप्त हुई देखने को मिल जाती है। ऐसा वर्णन हमें इसके बारे में देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा सिक्का है, जो हमारा दूसरा सिक्का है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है, आपको बता दूं कि सोनपत, यानी कि हरियाणा के सोनपत से, सोनपत पत हरियाणा के सोनपत से जो है वह सिक्का हमें प्राप्त होता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि हरियाणा के सोनपत से जो है यह सिक्का हमें मिलता है और यह हर्ष का जो कह सकते हैं कि ताम्र मुद्दा यहाँ से हमें मिला है। तो इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा कि हरियाणा में स्थित था, हरियाणा से, और यहाँ से हमें ताम्र सिक्का मिला है, सिक्का प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है कि जो हमें दूसरा मिलता है सोनपत, यह हरियाणा में स्थित है, यानी कि सोनपत से जो है वो हरियाणा में स्थित है और यहाँ से अशोक कह सकते हैं हर्ष के, कह सकते हैं कि हर्ष के जो है वो ताम्र मुद्दा हमें सिक्का जो है वो मिलते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि जो हमें तीसरा सिक्का देखने को मिलता है वो यूपी के भिटौरा से देखने को मिलता है, भिटौरा, भिटौरा। यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यूपी के भिटौरा से हमें यह सिक्का जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि यूपी का जो भिटौरा है वहां से हमें तीसरी सिक्का जो है वो दिखती हुई मिलती है, जो कि फैजापुर में जो है वो हमें देखने को मिलती है, फैदाबाद, यूपी फैदाबाद, फैदाबाद में रजत के सिक्के मिले थे, रजत सिक्का, सिक्का जो है वो प्राप्त हुआ हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें चौथा सिक्का देखने को मिलता है। आप इसको जो है वो नोट करते चलिएगा क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी यूसी नेट में ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमें पूछे हुए देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद से हमें अशोक के फर्रुखाबाद से अशोक के हमें स्वर्ण सिक्के देखने को मिलते हैं और कह सकते हैं हर्ष के स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के, सिक्के प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये हमें अशोक के हमें कह सकते हैं कि हर्ष के जो है वो हमें 4 सिक्के हैं वो क्रमशः देखने को मिल जाता है। एक बात आपको और बता दूं, काफी महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिएगा कि हमें अशोक के जो कह सकते हैं हर्ष जो थे, सॉरी माफ कीजिएगा बार बार अशोक हो रहा है, हर्ष के जो है कह सकते हैं कि इनका हमें जो टीला है वो हमें कन्नौज में देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कन्नौज में जो है वो हर्ष का जो है हमें टीला देखने को मिलता है। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, या छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हर्ष का जो टीला है वो कहाँ पे स्थित है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि कन्नौज में जो है वो हर्ष का जो टीला है वो हमें स्थित देखने को मिलता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, हर्ष का टीला, हर्ष का टीला, जिला कन्नौज में, नौज में स्थित है, कन्नौज में स्थित है। यानी कि हर्ष का जो हमें टीला देखने को मिलता है वो हमें कन्नौज में जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, कन्नौज में इनकी जो है हमें राजधानी देखने को मिलती है। इनका जो टीला है वो हमें थानेश्वर में देखने को मिलता है। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा कि कन्नौज में नहीं, इनका थानेश्वर में, थानेश्वर में जो है वो हमें इनका टीला जो है वह देखने को मिलता है। इनका थानेश्वर में हमें टीला देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो बातें जो है वो देखने को मिल जाती है।
आपको बता दूं कि हेंग स्वांग ने हर्ष को जो है वो शिलादित्य नाम से संबोधित किया है। तो आप इसको भी एक नोट कर लीजिएगा, एक हमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि हर्ष को किसने कह सकते हैं शिलादित्य के नाम से जो है वो संबोधित किया था। तो हर्ष को जो है, हर्ष को वेंग स्वांग ने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। यानी कि हर्ष को जो है वो शिलादित्य नाम से जो है वो कह सकते हैं कि हेंग सांग ने संबोधित किया था। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इनके जो बड़े भाई थे राजवर्धन, इनकी मृत्यु के बाद जो है वो हर्ष 606 ईस्वी में जो है वह शासक जो है वह बन जाते हैं। तो हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो हर्ष है वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो है वह शासन करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि जो मैंने आपसे वादा किया था कि कल मैं आपको बताऊंगा कि किस बौद्ध भिक्षु के साथ जो है वो मिलकर इन्होंने अपनी बहन राजश्री को ढूंढा था। तो आपको बता दूं कि एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था दिवाकर मित्र। आप देखेंगे कि जो दिवाकर मित्र थे, इन्होंने जो है वो इनकी बहन को ढूंढने में जो है वो मदद करी थी। आप इसको एक पॉइंट को जो है वो नोट कर लीजिएगा कि हर्ष को बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से अपनी बहन राजश्री का पता चला था। यानी कि जो इनके बारे में इन्होंने बताया था कि यह बिंद के जंगलों में जो है वो इस समय है, आप जाके वहां पे ढूंढिए। तो हर्ष ने अपनी सेना को छोड़ा, अपनी सेना को कहा कि आप सासान की तरफ जो है वो कूच करिए, और उसके बाद यह जो है वो चले जाते हैं अपनी, कह सकते हैं कि अपनी बहन के पास, उनको ढूंढते हुए। तो वहां पे दिवाकर मित्र नामक एक इनको बौद्ध भिक्षु देखने को मिलते हैं। उन्होंने बताया कि आपकी बहन जो है वो बिंद के जंगलों में जो है वो इस समय निवास कर रही है, आप चाहें तो वहां पे जाके आप मिल सकते हैं। यानी कि इनकी वजह से जो है इनको पता चलता है। इन सभी बात का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि हर्ष ने जो अपनी बहन की खोज करी थी और खोज करने के दौरान जो है मिलन की जो है वो बात, वो हमें बाणभट्ट के हर्षचरित में जो है वो देखने को मिल जाती है। यह बाणभट्ट का हर्षचरित जो है ऐसा माना जाता है कि हर्ष की कह सकते हैं जो अभियान उन्होंने किया था अपनी बहन को खोजने के लिए, तो उस अभियान को की जारी होने से लेकर के और इनकी बहन को मिलने तक का जो है बस इतना ही उसमें जो है वो इनका इतिहास देखने को मिलता है। ऐसा हमें वर्णन इनके बारे में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने एक जो प्रारंभिक बातें थी वो हर्ष के बारे में जो है वो देखी। यानी कि आप देखेंगे हर्ष जो थे इनके बारे में हमने जो प्रारंभिक बातें थी वो सारी बातें जो है उस पर चर्चा कर ली। एक बार जो है हम इसका एक बार पुनः जो है वो रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको सारी बातें जो है वो समझ आए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कह सकते हैं कि थानेश्वर का जो वर्धन वंश है उसके ऊपर जो है वो आधारित है। आपको बता दूं कि थानेश्वर का मतलब है कि जो हमारा कह सकते हैं कि वर्धन वंश है, इसका जो है प्रारंभिक राजधानी देखने को मिलती है वो थानेश्वर देखने को मिलती है, जिसको हर्ष ने कह सकते हैं कि हर्ष ने अपनी बहन के साथ शासन करने के लिए जो है वो कन्नौज में जो है वो हस्तांतरित कर दिया था। तो आप देखेंगे कि हर्ष के बारे में हम बात करें, हमने प्रभाकर वर्धन के बारे में देखा, राजवर्धन के बारे में देखा, राजश्री के बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देखा, शशांक के बारे में हमने देखा, देवगुप्त के बारे में देखा, और जो कह सकते हैं कि गंधर्व वर्मन है हमने उनके बारे में जो है वो देखा। इस प्रकार से हमने इन सभी के बारे में जो है पहले अपनी क्लास में चर्चा कर ली है। आप चाहें तो जाके पीछे का जो क्लास है उसको देख सकते हैं। आज हम हर्ष के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो इनका जो भाई था राजवर्धन, इनका बड़ा भाई जो राजवर्धन था उसकी मृत्यु के बाद जो है वो हर्ष शासक बनते हैं, जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो है वह शासन करते हैं। यानी कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का जो है वो शासन अपना जो है वो करते हैं। आपको बता दो कि इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है, हर्ष की जो उपाधि देखने को मिलती है वह
मगध राज की जो है उपाधि देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो मगध राज की उपाधि है वो हमें हर्ष का देखने को मिलता है, जो 641 ईस्वी में इन्होंने धारण किया था। मात्वा लेन नामक एक हमें चीनी यात्री देखने को मिलती है, उन्होंने वर्णन किया है कि इन्होंने 641 ईस्वी में इस उपाधि को जो है वह धारण किया था। इनके में जो दूसरी उपाधि देखने को मिलती है वो भारतीय हातिम, भारतीय हातिम की उपाधि जो है वो इनकी में दूसरी उपाधि देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो भारतीय हातिम में उपाधि देखने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ज्यादा जो है वो दान, लाखों का जो है वो दान दिया करते थे, इसलिए इनको भारतीय हातिम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाती है। एक बात और आपको बता दूं, ग्रुप डी वालों के लिए यह जो क्वेश्चन है एक पूछा जाता है कि हर्ष के गज का नाम क्या था, यानी कि हर्ष के जो हाथी था उसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो आपको बता दो कि दर्पण 7 जो है, दर्पण 7 जो है वो हमें उनके हाथी का जो है वो नाम देखने को मिलता है। तो ऐसे तुच्छे मुच्छे जो क्वेश्चन है वो कह सकते हैं कि पूछ लिए जाते हैं ग्रुप डी वालों के लिए। अब हम देखेंगे हर्ष के जो हमें अभिलेख देखने को मिले हैं उनके बारे में जो है वो हम चर्चा अपनी करेंगे। तो हर्ष के जो अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं, हर्ष के अभिलेख देखने को मिलते हैं, आपको बता दूं कि यह ताम्र अभिलेख हमें देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो हमें कह सकते हैं, अगर हम लिपि की बात करें तो ये हमें जो लिखावट है उसकी अगर हम बात करें तो यह हमें कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलती है। और अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो हमें कह सकते हैं संस्कृत में देखने को मिल जाती है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाषा में और लिपि में क्या अंतर है। तो जो लिखने की कला है, यानी कि जो लिखने की कला है, जो शैली है, उसको कहा जाता है लिपि। यानी कि आप देखेंगे जो लिखने की शैली है वो ब्राह्मी है, और जो अक्षर उस पर लिखे जा रहे हैं वो उर्दू में है, फारसी में है, कि संस्कृत में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। ऐसा है तो जो भाषा है वो लिखने की जो कह सकते हैं कि पद्धति है वो हमें ब्राह्मी देखने को मिलती है, पर वो जिस भाषा में लिखा जा रहा है वो संस्कृत भाषा है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले देखेंगे इनका जो हमें पहला ताम्रलेख देखने को मिलता है उसका नाम जो है बसरघेड़ा का अभिलेख, यानी कि बसघेड़ा का जो लेख है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि शाहजहांपुर में हमें देखने को मिलता है। शाहजहांपुर में देखने को मिलता है, जो कि यूपी में स्थित है। इस कह सकते हैं कि ताम्रलेख पर जो है हमें हर्ष के जो है वो हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं, यानी कि हर्ष के जो है वह हस्ताक्षर हमें प्राप्त हुए हैं, उस पर उनके हस्ताक्षर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसका जो निर्माण का, अगर हम तिथि की बात करें तो हर्ष ने अपने शासन काल में जब उन्होंने अपनी राजगद्दी पर जो बैठे थे, उन्होंने 6 ईस्वी में एक अपना संवत चला था जिसको हर्ष संवत कहते हैं। तो हर्ष संवत के अगर अनुसार देखें तो वो 22वां वर्ष था, 22वां संवत था। और अगर हम उसका आंकलन करें, कह सकते हैं कि एक हमें जो शैली के आधार पर अगर हम उसका आकलन करें तो हमें 628 ईस्वी जो है उसका टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे इनका हमें जो दूसरा लेख देखने को मिलता है वो है मधुबन लेख। जो मधुबन लेख है वो हमें देखने को मिलता है, इसकी जो हमें तिथि अगर देखें तो हर संवत की बात करें तो हमें 25 देखने को मिल जाती है। और अगर हम ऐसे आंकलन करें तो 631 ईस्वी हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके स्थान की बात करें, यानी मधुबन जो मधुबन कैसन लेख है इसकी स्थान की बात करें तो यह हमें मऊ के यूपी के मऊ राज्य में हमें स्थित देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे हर्ष के सिक्कों के बारे में। हर्ष के सिक्कों के बारे में बात करेंगे, यह एक हमें स्रोत के रूप में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमें इनके 4 जो सिक्के हैं वो देखने को मिल जाता है। पहला जो है वो हमें नालंदा से देखने को मिलता है। यह एक इनकी मिट्टी का हमें जो है वो सिक्का देखने को मिलता है। यह एक मिट्टी का सिक्का था जो कि नालंदा से हमें प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें दूसरा लेख देखने को मिलता है वो हरियाणा के हमें सोनपत से देखने को मिलता है। जो हरियाणा में सोनपत्र है वहां से देखने को मिलता है। यहाँ से इनके ताम्र सिक्के जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। आपको बता दूं एक भिटौरा से हमें देखने को मिलता है। जो एक हमें तीसरा सिक्का है वो भिटौरा से देखने को मिलता है। इसका जो अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यूपी के जो फैजाबाद है, यूपी का फैजाबाद जो है वहां पे इनके जो हमें रजत के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। यानी कि हम देखेंगे कि नालंदा में, सोनपत में और भिटौरा की जो है हमें सिक्के जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद में इनके हमें स्वर्ण सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। जो स्वर्ण के सिक्के हैं वो हमें प्राप्त होते हुए देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि हर्ष का एक हमें टीला देखने को मिला है जो कि थानेश्वर में स्थित है। हर्ष का जो टीला है वो हमें थानेश्वर में देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे हर्ष जो हेंग स्वांग है, हेंग स्वांग ने कह सकते हैं कि हर्ष को एक उपाधि जो है वो कह सकते हैं नाम से जो है वो संबोधित किया था, जो हमें शिलादित्य की देखने को मिलती है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि हर्ष को किसने शिलादित्य नाम से बुलाया था, तो ऐसा वर्णन जो है किसने किया था, तो इसके बारे में जो है कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो आप चाहें तो इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। ये कई बार बड़े भी क्वेश्चन में जो है वो पूछ लिए जाते हैं।
तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो है वो डिमांड हमें देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर जगह जो है वो पूछ लिए जाते हैं, आप इसको जो है वो ध्यान में रखिएगा। एक बात और आपको बता दूं कि हर्ष ने बौद्ध भिक्षु जो है वो दिवाकर मिश्र के कहने उनके बताए हुए मार्ग पर जाकर के अपनी बहन जो है वो राजश्री का जो है वो पता जो है वो लगाया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है, यानी कि इनकी जो बहन थी राजश्री, इनका पता लगाने में जो है वो बौद्ध भिक्षु जो दिवाकर मिश्र थे उन्होंने इनकी जो है वो बहुत ज्यादा मदद की थी। इनके माध्यम से उनकी बहन का जो है वो पता चल पाता है, जो कि कारागार से भागी हुई थी, जिसे शशांक ने कन्नौज में जो है वह कैद कर रखा था। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें देख ली। आप इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अपनी क्लास को जो है वो आगे जो है वो बढ़ा सकूं। तो ये तो हमने देखा हर्ष के बारे में, जो इनके बारे में एक प्रारंभिक हमें बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। तो अब चलिए हम इनके साम्राज्य के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देखने का जो है वो प्रयास करेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि अब इनके साम्राज्य के बारे में जो है वो हम बात करेंगे। तो एक बात और आपको बता दूं कि हर्ष के जो मैंने आपको बताया था कि वेंगसॉन्ग ने जो है वो अपनी कह सकते हैं कि बहन राजश्री का जो है साथ ऐसा वर्णन किया था कि इन्होंने थानेश्वर में जो है वो राज किया था। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इनके साम्राज्य विस्तार के ऊपर। तो साम्राज्य विस्तार, हर्ष के साम्राज्य विस्तार के ऊपर जो है वो हम थोड़ी सी अपनी जो है चर्चा करेंगे। हर्ष का साम्राज्य विस्तार, हर्ष का जो है वो साम्राज्य विस्तार पे जो है वो हम अपनी चर्चा करेंगे, जो कि हर्ष की हमें साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आपको जो है वो हम देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर्ष ने जो पहला अभियान किया था, जो इन्होंने पहला अभियान किया था वो गौड़ देश के जो शासक थे उनके जो है वो खिलाफ किया था, यानी कि जो हमें शासक देखने को मिलते हैं उनको इन्होंने हराया था। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, जो कि बताया था मैंने कि हर्ष ने पहला अभियान, हर्ष का पहला अभियान गौड़ देश के शासक को हराया था। शासक के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि यही वो कह सकते हैं कि शासक हमें देखने को मिलता है जिसने बौद्ध वृक्ष जो था उसको उखाड़ करके जो है वो नदी में जो है वो फिकवा दिया था। जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को जो है वो शासक ने उखाड़ करके जो है वो नदी में जो है वो बहा दिया था। आप देखेंगे कि हमें जो चौथी या पांचवी पीढ़ी जो है वो हमें बौद्ध वृक्ष का जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इनके साम्राज्य में अगर हम देखें तो कश्मीर को छोड़ करके, यानी कि कश्मीर को छोड़ करके इनके साम्राज्य में, हर्ष के साम्राज्य में, राज्य में कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तर भारत का राज्य स्थापित था। छोड़कर समस्त उत्तर भारत का राज्य शामिल था में था। यानी कि आप देखेंगे कि उत्तर भारत का जो राज्य है उसको छोड़ दिया जाए तो हमें इनका समस्त जो है वो कह सकते हैं उत्तर भारत का जो राज्य है वो इनके राज्य में हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं जो कश्मीर है, कश्मीर जो है कश्मीर के शासक एक कामरूप है, कह सकते हैं कि कश्मीर के हमें शासक और कामरूप जो है वो इनके मित्र राज्य थे, यानी कि हर्ष के एक मित्र थे या सहयोगी बन के जो है वो कार्य करते हैं। अभी हम इनके बारे में जो है वो करेंगे। यानी कि आप देखें कश्मीर एवं जो कामरूप है वो हर्ष के मित्र राज्य थे, इसलिए इनको जो है इन्होंने विजित नहीं किया था। आपको बता दूं कि
बता दूं कि हेंगसांग ने ऐसा वर्णन किया है कि हर्ष जो है वो पंचदेश यानी कि पंचदेश की को जीतने के बाद उसने अपने अभियान को जो है वो रोका था। आप इसको भी नोट करिए, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये। यूपीएससी में और यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर्ष ने जो कहते हैं हेंगसांग ने जो पंचदेश का जो है वो वर्णन किया है, उस पंचदेश में कौन कौन से देश जो थे वह थे। तो आपसे ऐसे पूछे गए हैं, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा क्योंकि हेंगसांग के अनुसार हर्ष पंचदेश, पंच भारत कह सकते हैं, पंच भारत को जीता था। इसको इसने जीतने के बाद जो है वो अपने अभियान को जो है वो समाप्त किया था। तो हर्ष ने ऐसा वर्णन दिया है कि हर्ष ने जब तक ह्वेंगसांग ने ऐसा वर्णन दिया है कि हर्ष ने जब तक पंच भारत को नहीं जीत लिया था तब तक जो है उसने कैसे अपनी युद्ध की नीति को जो है वो छोड़ा नहीं था। आपको बता दूं कि पंच भारत में जो है हम देखेंगे तो पंजाब, पंच भारत में पंजाब गौड़ देश, पंजाब गौड़ देश और जो है वो हमें कंबोज, मिथिला और ओडिशा देखने को मिलते हैं। कंबोज, मिथिला और उड़ीसा, ओडिशा जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो ओडिशा है, ओडिशा यह राज्य में जो है वो स्थित है। यानी कि इन्होंने इस राज्य को जो है वो विजिट कर लिया था। तो ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि इनकी जो है वो अगर हम दक्षिण भारत की बात करें कि दक्षिण भारत का जो हमें इनका सीमा देखने को मिलता है वो नर्मदा नदी तट को जो है वो इनकी सीमा जो है वो माना गया है। यानी कि इनके साम्राज्य का दक्षिणी सीमा, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि हर्ष के साम्राज्य का, हर्ष के राज्य का दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी को माना गया है। नर्मदा नदी को जो है वो माना गया है। यानी कि आप देखेंगे कि इनकी जो हमें दक्षिणी सीमा देखने को मिलता है वो नर्मदा नदी को जो है वो माना गया है। आपको बता दूं कि जो कश्मीर के एक शासक हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम देखने को मिलता है दुर्लभवर्धन। इन्होंने जो है वो हेंगसांग, यानी कि आप देखेंगे हेंगसांग जब इनके यहाँ पे जाते हैं दुर्लभवर्धन के घर पे राज्य में जब जाते हैं तो दुर्लभवर्धन जो है वो हेंगसांग के द्वारा जो है वो कह सकते हैं कि कश्मीर में रखे हुए जो महात्मा बुद्ध थे उनके दांतों को जो है वो इनको भेंट किया था। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो अब इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा कि कश्मीर के शासक दुर्लभवर्धन ने हेंगसांग से बुद्ध के दांतों को हर्ष को जो है वो भेंट दिया था। तो हर्ष ने उसी दांतों को जो है वो अपने कन्नौज में जो है वो रख करके और कह सकते हैं कन्नौज में एक स्तूप का जो है वो निर्माण कार्य जो है वो करवाया था। आप देखेंगे कि इन्होंने एक निर्माण कार्य जो है वो करवाया हुआ हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है कि हर्ष ने एक निर्माण कार्य जो है वो इनके दांतों को में रखा था जो कि कश्मीर में स्थित था। कश्मीर के शासक जो थे दुर्लभवर्धन ने हेंगसांग के द्वारा जो है वो कह सकते हैं कि हर्ष को जो महात्मा बुद्ध के हाथों दांत रखे हुए थे उनको भेंट स्वरूप जो है दिया था। तो हर्ष ने उसको अपने राज्य में ला करके कह सकते हैं कि एक स्तूप का जो है वो कन्नौज में जो है वो निर्माण कार्य करवाया था। तो हमें ऐसा वर्णन इनके बारे में देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा हम इनके अभियानों के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे कि हर्ष के जो हमें अभियान देखने को मिलते हैं। ये तो हमने साम्राज्य विस्तार के बारे में देखा कि हर्ष के साम्राज्य कहाँ तक विस्तार हमें देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़े से हर्ष के जो है कह सकते हैं हर्ष का जो है
हर्ष का अभियान। हर्ष के अभियान के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे ताकि हमें जो है एक कह सकते हैं कि जो पूरी बातें हैं हर्ष के बारे में वो हमें पता चल जाए। तो सबसे पहला जो हमें इनका अभियान देखने को मिलता है वो हमें बल्लभी के साथ देखने को मिलता है। बल्लभी से युद्ध, इनका जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है वो बल्लभी के साथ देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि बल्लभी के शासक एक हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम हमें देखने को मिलता है, बल्लभी के जो नरेश थे उनका नाम हमें ध्रुवसेन देखने को मिलता है। इन्होंने हर्ष ने बल्लभी, नरेश, ध्रुवसेन को हराया था। क्या? हाँ, यानी कि आप देखेंगे बल्लभी से इनका पहला हमें युद्ध जो है, संघर्ष जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे एक बात और आपको बता दूं कि जो ये बल्लभी के साथ इनका हमें युद्ध देखने को मिलता है, तो जब इन्होंने इस युद्ध को जीता था, इस युद्ध को जीतने के बाद जो ध्रुवसेन थे इन्होंने अपनी पुत्री का जो है वो विवाह ध्रुवसेन से कर दिया था। यही जो कारण हमें देखने को मिलता है कि जो हमें पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो है हमें युद्ध देखने को मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो हमें युद्ध देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनके साथ जो हमें हर्ष का युद्ध देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बल्लभी का युद्ध था इसी के चलते जो है वो इन दोनों का युद्ध है वो होता है, इसी विवाह के चलते जो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया था। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा कि हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से किया था और इसी विवाह के कारण जो है वो पल्लवी कह सकते हैं कि जो चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय है इन्हीं के साथ जो है इनका युद्ध होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो दूसरा हमें युद्ध देखने को मिलता है वो पुलकेशिन द्वितीय के साथ देखने को मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो है वो युद्ध हमें देखने को मिल जाता है। इनका दूसरा युद्ध जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि यह जो युद्ध हुआ था इसका अगर हम वर्णन देखें कि इस युद्ध का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। इस युद्ध का वर्णन वेंगसांग के जो सी फो क्यू हमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे सी क्यू की जो है वेंगसांग की पुस्तक उसमें हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है और एक होल अभिलेख में हमें इसका वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। वर्णन होल अभिलेख लेख तथा वेंगसांग की पुस्तक में इसका वर्णन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। इस युद्ध का हम एक बात करें तो आप देखेंगे कि इस युद्ध में जो है वो हर्षवर्धन जो है वो हार जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि यह युद्ध जो है वो हर्षवर्धन जो है वो हार जाते हैं और यह जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ और हर्ष हार जाते हैं आप देखेंगे जब हर्ष हारते हैं तो जो पुलकेशिन द्वितीय है इस युद्ध को जीतने के बाद जो है वो परम भागवत की कह सकते हैं परमेश्वर की जो है वो उपाधि धारण कर लेते हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये मैंने अपनी पिछले क्लास में जो है आपको बताया है कि यशोवर्मन ने
सॉरी माफ कीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी इस युद्ध को जीतने के बाद। युद्ध जीतने के बाद परमेश्वर स्वर की उपाधि धारण करते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि पुलकेशिन जो द्वितीय है वो परमेश्वर की जो है उपाधि धारण कर लेते हैं। तो इस युद्ध के बाद हमें ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको एक बात और बता दो कि हर्ष के बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके ऊपर जो है वो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ये हर्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हर्ष जो थे, हर्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह साहित्यकारों के एक महान जो है वो सम्राट हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे ये एक हर्ष जो थे वो हर्ष जो है वो साहित्य के लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो साहित्यकार के रूप में इनको देखा जा सकता है। यानी कि हर्ष एक साहित्यकार भी थे। तो इनके ये तो बात हमने कर ली इनके युद्ध के बारे में। ये तो बात हमने कर ली इनके युद्ध के बारे में, इनके अभियानों के बारे में, इनके साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। अब हम करेंगे इनके थोड़े से जो व्यवहारिक जीवन हमें देखने को मिलता है, हम थोड़ी उसके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। यानी कि हर्ष के कलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो हर्ष एक साहित्यकार थे। हर्ष एक साहित्यकार थे। हर्ष एक हमें महत्वपूर्ण जो है वो साहित्यकार देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि हर्ष के बारे में एक हमें ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि हर्ष ने अपने अनुभव के अनुसार आप देखेंगे इन्होंने जो है वो 3 जो है वो संस्कृत की नाटकों का जो है वो कह सकते हैं कि रचना किया था। एक बात और आपको बता दूं, अभी हम उनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। हर्ष जो थे वो बांसुरी के प्रमांड विद्वान थे। यानी कि आप बांसुरी बजाने के बांसुरी जो वाद्य यंत्र था उसको बजाने का एक कह सकते हैं कि इनको एक चरम जो है हर्ष हर्ष बढ़िया बढ़िया सुलेखाकार सुलेखाकार और बांसुरी वादक थे। वादक आपको बता दूं इनकी हमें एक महत्वपूर्ण जो है वो रचना भी देखने को मिल जाती है। हर्ष की रचना तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हर्ष की रचना हम देखेंगे कि हर्ष ने 3 संस्कृत नाटकों का जो है वो कह सकते हैं कि प्रचलन किया था। इन्होंने 3 संस्कृत नाटकों का जो है वो अपने राज्य में जो है कह सकते हैं कि हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने 3 संस्कृत नाटकों का जो है 3 संस्कृत नाटकों का जो है वह इन्होंने रचना किया था। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि 3 संस्कृत नाटक हमें देखने को मिलते हैं हर्ष के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हर्ष के 3 संस्कृत नाटक देखने को मिल जाते हैं। 3 संस्कृत नाटक हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो 3 संस्कृत हमें नाटक देखने को मिलते हैं, अगर हम इनका जो नाम देखें तो प्रियदर्शिका पहला है, प्रियदर्शिका हमें पहला नाटक देखने को मिला है, उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो प्रियदर्शिका है। दूसरा है रत्नावली, और जो हमें तीसरा देखने को मिला है, यानी कि आप देखेंगे जो तीसरा हमें नाटक देखने को मिलता है इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो नागानंद देखने को मिलता है। तीसरे का नाम हमें देखने को मिलता है नागानंद।
नागानंदा। नागानंदा जो है वो हमें इनकी तीसरी जो नाटक है वो देखने को मिल जाती है। तो ये तो रही हमने हर्ष के बारे में जो है वो सारी चर्चा जो है वो कर ली। अब हम देखेंगे हर्ष के बारे में हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने सारी बातें जो है वो चर्चा में कर ली। एक बार हम इसका जो है वो रिवाइज कर लेंगे। तो हर्ष के बारे में देखेंगे कि हर्ष का जो हमने साम्राज्य विस्तार था उसके ऊपर जो है वो हमारी चर्चा जो है वो चल रही है। हम देखेंगे कि हर्ष का जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है वो गौड़ शासक जो सासांग थे उनके ऊपर जो है वो इनका पहला अभियान होता है और यह सासांग को जो है हरा देते हैं और हराने के बाद जो है उनको मौत के घाट जो है वो उतार देते हैं। तो ये हमें पहला इनका अभियान जो है वो सासांग के खिलाफ देखने को मिल जाता है। तो सासांग के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि यह वो दुष्ट शासकों में से एक था। इसने भगवान बुद्ध की जो जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को जो है वो उखाड़ कर जो है वो गंगा जी में कह सकते हैं कि नदी में जो है वो बहा दिया था। और उनके कई ऐसे जो थे मंदिरों कह सकते हैं कई ऐसे हमें जो उनके स्तूप देखने को मिलते हैं जिसको इसने तुड़वा दिया था, कई बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया था। तो ऐसा कार्य जो है वो इसने किया था, इसके बारे में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि हर्ष के साम्राज्य में आप देखेंगे कश्मीर को अगर हम छोड़ दिया जाए तो कश्मीर को छोड़ के समस्त उत्तर भारत के जितने भी राज्य हमें देखने को मिलते हैं वो लगभग इनके राज्य में हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि कश्मीर और जो कामरूप के शासक भास्कर वर्मा थे वह इनके जो है कह सकते हैं कि मित्र राज्य थे, यानी कि मित्र थे जो इनकी कई युद्धों में जो है विजयों में और इनके अभियानों में जो है वो इनका साथ देते हैं, इसलिए वो इनके मित्र राज्य थे। इनको छोड़ करके समस्त उत्तर भारत के जो राज्य थे वो इनके राज्य में जो है वो सम्मिलित थे। उसके बाद आपको बता दूं कि हेंग स्वांग के अनुसार हेंग स्वांग ने जब तक पंच देश यानी कि पंच भारत को जो है वह नहीं विजित कर लिया था तब इन्होंने अपने अभियान को जो है वह रोका नहीं था। यानी कि पंच विश्व में अगर आपको बता दूं पंच देश में हमें जो 5 कह सकते हैं कि राज्यों का जो नाम देखने को मिलता है उसमें हमें पंजाब, गौड़, कंबोज, मिथिला और ओडिशा देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि पंच राज्य में ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो हर्ष के पंच भारत थे उसमें उनके राज्यों के जो नाम है वो पूछे गए हैं कई बार आपसे। तो आपको याद रखना है कि पंजाब, गौड़, कंबोज, मिथिला और उड़ीसा जो है वो इस राज्य का जो है वो हिस्सा था, इसको इन्होंने विजित कर लिया था। आपको बता दूं कि हर्ष का अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो जो नर्मदा नदी का तट हमें देखने को मिलता है वह दक्षिणी भारत का जो है वो इनका सीमा माना जाता है कि दक्षिण भारत का जो नर्मदा तट है, नर्मदा नदी का जो तट है वहां तक जो है वो हर्ष की सीमा हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि हेंग स्वांग के अनुसार आप देखेंगे कि जो दुर्लभ वर्धन थे जो कश्मीर के शासक थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के शासक और जो कामरूप के शासक भास्कर वर्मा थे वह इनके जो है वो मित्र राज्य के शासक थे। तो इन्होंने हेंग स्वांग द्वारा यानी कि दुर्लभ वर्धन ने हेंग स्वांग जब इनके राज्य में जाते हैं, हेंग स्वांग दुर्लभ वर्धन के राज्य में यानी कश्मीर में जाते हैं तो इन्होंने वहां पे महात्मा बुद्ध के रखे हुए दांतों के जो है वो अवशेष धातु को जो है वो हर्ष हेंग स्वांग द्वारा जो है वो हर्ष को जो है वो भेंट करते हैं। तो हर्ष उस दांतों को ला करके कन्नौज में जो है एक स्तूप का जो है वो निर्माण कार्य करवाते हैं, यानी कि निर्माण जो है वह कराते हैं। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। ये मैंने आपको कामरूप के शासक भास्कर वर्मा और जो हमें कश्मीर के शासक दुर्लभ वर्धन देखने को मिलते हैं, हमने इनके बारे में जो है आपको बात बता दी कि यह इनके मित्र राज्य के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे हर्ष के अभियान के बारे में। तो हमें क्रमशः 3 अभियान देखने को मिलता है। एक जो हमने गौड़ देश से देखा था और हम देखेंगे आपको ऐसे कई जो राज्य है वो हमें देखने को मिलता है जिसपे इन्होंने ओडिशा में इन्होंने अपना जो है वो कह सकते हैं आक्रमण किया था, कंबोज में इन्होंने आक्रमण किया था, तो उन सभी को मैंने छोड़ दिया। हालांकि अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण हमें इनके अभियान देखने को मिलते हैं हम उसके ऊपर जो है थोड़ी सी चर्चा अपनी कर लेंगे। तो महत्वपूर्ण अभियान में मैं आपको बता दूं कि इनका जो पहला अभियान हमें देखने को मिलता है वो हमें बल्लभी के साथ इनका युद्ध देखने को मिलता है। आपको बता दो कि बल्लभी के शासक जो थे वो ध्रुवसेन थे, यानी कि ध्रुवसेन जो थे वो बल्लभी के शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते थे। ये जो ध्रुवसेन थे इन्होंने इनको जो है वो कह सकते हैं कि हर्ष जो है इनको हरा देते हैं, लेकिन हराने के बाद भी जो है वो अपनी पुत्री का यानी कि जो हर्ष थे इन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो ध्रुवसेन के साथ जो है वो कर दिया था। और इसी अभियान के चलते जो है यानी कि आप देखेंगे जो बल्लभी थी इसी अभियान के चलते जो है वो हमें पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो है वो युद्ध देखने को मिलता है। जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, हम उनके साथ जो है वो हर्ष का कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। आप देखेंगे जो सोलंकी के चालुक्य वंश थे वहां के एक शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके साथ जो है वो हर्ष का जो है वो हमें युद्ध देखने को मिलता है। इस युद्ध का जो हमें इनका जो हमें दूसरा अभियान देखने को मिलता है पुलकेशिन के साथ, इस युद्ध का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो जो चीनी यात्री ह्वेन सांग थे इनकी पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद आप देखेंगे पुलकेशिन का एक हमें अभिलेख देखने को मिलता है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है एहोल का अभिलेख।
यानी कि जो एहोल अभिलेख है इसमें और हेंग स्वांग का जो कह सकते हैं पुस्तक है सीख क्योंकि उसमें हमें इसका वर्णन जो है, इस युद्ध का वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि यह जो युद्ध हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, लड़ी गई थी, जिसमें हर्ष जो है वो पराजित हो जाते हैं। और हर्ष जब पराजित हो जाते हैं तो जो कह सकते हैं कि पुलकेशिन जीते थे, इन्होंने जब इस युद्ध को जीता तो एक उपाधि जो कह सकते हैं परमेश्वर की उपाधि जो है वो इन्होंने धारण की थी। जो ये मैंने इनके जब आप देखेंगे सोलंकी के चालुक्य वंश के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने इन सभी बातों का जो है वो वर्णन किया है। अगर आप चाहें तो जाके पुलकेशिन द्वितीय के बारे में सारी बातें जो है वह देख सकते हैं। आपको बता दो कि हर्ष के बारे में ये तो हमने इनकी अभियान के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं हर्ष के जो एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो बातें हमें देखने को मिलती है, हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो आपको बता दो कि हर्ष जो थे इन्होंने एक साहित्यकार थे, यानी कि आप देखेंगे हर्ष एक साहित्यकार हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें इनकी जो रचना है वो देखने को मिलेगी। हर्ष ने 3 नाटकों की जो है वो रचना की थी अपने हाथों से, यानी कि हर्ष ने 3 नाटकों का जो है वो रचना किया था, जिसका हमें नाम देखने को मिलता है प्रियदर्शिका। यानी कि आप देखेंगे जो पहला नाटक हमें देखने को मिलता है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी ये तीनों नाटक जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका जो रचना है वो हर्ष ने अपने हाथों से जो है किया है। तो आप देखेंगे प्रियदर्शिका जो है। दूसरा है रत्नावली, यानी कि जो रत्नावली है यह भी हमें नाटक देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि नागानंदा या कह सकते हैं कि नागानंद है या नागानंदा भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे 3 जो नाटकों का रचना है इन्होंने हर्ष ने अपने हाथों से जो है वो अपने शासनकाल में किया था। उसके बाद आपको बता दूं कि बाढ़ के अनुसार, यानी कि जो बाढ़ भट्ट हैं इनके अनुसार ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि हर्ष जो थे एक अच्छे सुलेखाकार थे, एक अच्छे सुलेख लिखने वाले थे, यानी कह सकते हैं कविता लिखने वाले थे, कविता वो थे। और बांसुरी बजाने में एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है वो उनको स्थान जो है वो उनके राज्य में प्राप्त था। तो बांसुरी का जो वादन है वो भी वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कर लिया करते थे। ऐसा हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। तो हमने आज थानेश्वर के वर्धन वंश को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो संपन्न कर लिया है। कुछ पॉइंट जो है वो मैंने आपको छोड़ दिए, यानी कि आप देखेंगे जो हर्ष ने एक कन्नौज में एक कह सकते हैं कि बौद्ध उनको कहा जाता है कि जो हमें 5वीं बौद्ध संगीति है वो उसको संज्ञा दी गई है, उसका जो अध्यक्ष था वो हेंग स्वांग को बनाया गया था। तो उसमें हमें कई ऐसे जो है इनके ऊपर भी कह सकते हैं कि पक्षपात का जो है वो आरोप भी देखने को मिल जाता है, इसलिए हम उसको संज्ञा में नहीं रखेंगे और उसके ऊपर जो है हमने चर्चा नहीं करी है। हम उसको कभी नेक्स्ट क्लास में जो है वो अलग से जो है उसको समझने की का जो है वो प्रयास करेंगे, या फिर जब मैं बौद्ध संगीति आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है वो मैं इसको भी थोड़ा सा लेकर के आपको बताने का प्रयास कर लूंगा। इस प्रकार से हमने हर्ष के बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देख ली है और हमने हर्ष के ऊपर जो सारी चर्चा थी उसको हमने कर ली है। इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन था वो थानेश्वर का जो वर्धन वंश था उसके ऊपर हमने कर लिया, यानी कि ये पार्ट 2 को हम देख चुके हैं और हमने हर्षवर्धन के बारे में पूरी बातें जो थी उसको देख ली है। तो इस प्रकार से हमें इस क्लास का जो है वो मर्म देखने को मिलता है। तो आज की ये जो क्लास है आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहां से जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर उसको शेयर कर लें। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,